आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। यानी जो इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स वाला टॉपिक था, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम, पहले ज़रा अगर मैं प्रॉब्लम को सामने ले आऊं, जिसको अगर हम पहले समझें और पहले पढ़ें। अ मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स F is equals to 30 I unit vector plus 40 I unit J unit vector Newton to a range at a point that is 0.5 meter away from the pivot. The position vector from the pivot position to where the force is applied is R is equals to 0.5 I unit vector plus 0 J unit vector meter. Calculate the torque produced by this force about the pivot point. क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम, इसके लिए हम एक तस्वीर लेकर आते हैं। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपके पास कि एक मैकेनिक था जिसने एक फोर्स लगाई एक रेंज के ऊपर, ठीक है। और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ यूं है। मैं अगर रैंडमली ड्रॉ करूं तो आपके पास एग्जांपल के तौर पे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अब एग्जैक्ट क्या डायरेक्शन है बाद में देखते हैं। अब वो फोर्स जो लगाई, और वो फोर्स लगाने की वजह से जो भी नट था वो ज़ाहिर घूमा होगा। अब वो ये कह रहा है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगाई है, जैसे कि ये वो पॉइंट है, जबकि पिवट पॉइंट वो होता है जिसके पॉइंट जिस पॉइंट के इर्द गिर्द वो चीज़ घूम रही हो। अब ये नट जो घूम रहा है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है ना। तो वो ये कह रहा है कि जिस पॉइंट पे ये चीज़ घूम रही है, जिसको पिवट पॉइंट हम कह रहे हैं, जिसको लेबल भी चले कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये पिवट पॉइंट है, ये आपके पास रेंज है, ये वो फोर्स है। जबकि जिस पॉइंट यानी पिवट पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वहां तक का जो फासला है, जैसे कि ये मैंने डायरेक्ट एक फासला बताया है, वो इसने हमें बताया कि वो कितना है, 0.5 मीटर। और इस फासले को हम कहते क्या हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म, जिसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट हम करते हैं आर से। और इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ, ये मोमेंट आर्म है। जबकि अब इस मोमेंट आर्म की एक डायरेक्शन भी तो होगी ना, वो डायरेक्शन इसने यहाँ पर हमें बताई है कि वो द पोजीशन वेक्टर हम किसे कहते हैं, जो हमें एक वेक्टर की पोजीशन यानी उसकी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो यानी ये पोजीशन वेक्टर जो मोमेंट आर्म का है वो इसने दिया है पिवट पॉइंट टू वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो वो पोजीशन वेक्टर इसने हमें आर इज इक्वल टू 0.5 आई प्लस 0 जे दिया हुआ है। और हमें ये कहा है इसने कि आप टॉर को क्या करो, कैलकुलेट करो। अब टॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम उस पे आते हैं, फिर ये आई जे और ये बाकी चीज़ों को हम डिटेल से देखते हैं। टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स वाला जो लेक्चर, अगर हम उसको रिवाइज करें, जिसमें हमने टॉर्क की कैलकुलेशन देखी थी कि कौन से फॉर्मूले से हम करते हैं, तो इस वाले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो टॉर्क है वो है क्या। बेसिकली जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, जैसे कि सीसॉ के ऊपर लग रही है इस पॉइंट पे, तो ये सीसॉ ये घूमना स्टार्ट कर देता है। इस घूमने को हम, रोटेशन को हम क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं, जो कि फोर्स की वजह से है। यानी इसको हम कहते हैं रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने डिटेल से इसका देखा था कि ये है, और इसका एक फार्मूला आर एफ देखा था। और फिर मजीद हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटू टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हमने इसकी मजीद फार्मूले की एक, आप कह लें, एक एडवांस वर्जन देखा था, जो कि था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यानी ये जो आर क्रॉस एफ है, ये दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है। ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर आंसर भी वेक्टर दें, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जिसका ये एक फार्मूला था आर एफ साइन थीटा, जो कि अगर आर की मैग्नीट्यूड पता हो, फोर्स की मैग्नीट्यूड पता हो, एंगल पता हो और यूनिट वेक्टर पता हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो तो फिर हम क्या करेंगे, वो आज हमने अपने सोल्यूशन में देखना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए या टॉर्क निकालने के लिए आर का वेक्टर पता होना चाहिए, फोर्स का वेक्टर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम में ये दोनों हमें पता है। तो जी, फोर्स हमें पता है, उसका पूरा वेक्टर, आर हमें पता है, उसका पूरा वेक्टर। यहाँ पे आर की मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन हमें चूंकि आर वेक्टर से गर्ज है, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड पता होती तो हम कोई और फार्मूला आर एफ साइन थीटा वाला लगा लेते हैं। लेकिन चूंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ में ये वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी तरफ जाने से पहले मैं ज़रा ये आपके सामने आई जे वाली बात बता देता हूँ
कि आपके पास आई जो है वो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर किस तरह, कितनी उसकी वैल्यू है, क्या डायरेक्शन है, क्या वैल्यू है, तो वो हम आई से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 और न्यूटन होगा ज़ाहिर है, तो इसका मतलब है इस तरफ 30 न्यूटन है, जबकि जे जो है वो वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसके लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट वेक्टर जिसमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये 40 न्यूटन जे में, 30 न्यूटन आई डायरेक्शन में है। जबकि इस तरह अगर हम आर की बात करें तो वो आई डायरेक्शन में, यानी इस एक्स डायरेक्शन में क्या है, उसका कोई ना कोई 0.5 मीटर उसकी कोई वैल्यू है, जबकि जे डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, यानी ज़ीरो है। अब कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के दरमियान जो उसका जो लेक्चर हमने देखा था, जो पढ़ा था उसके अंदर कैसे हम करते हैं, तो उसको हम अगर रिवाइज करें तो हमने ये कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे निकालते हैं कि ऊपर एक मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं आई जे के, जबकि इसमें जो पहला वेक्टर होता है उसके तीनों कंपोनेंट ऊपर लिखते हैं सेकंड रो में, जबकि जो दूसरा वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट हैं वो हम तीसरे उसमें लिख देते हैं। और फिर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं और जो भी डिटरमिनेंट आता है वो फिर आपके पास वेक्टर, इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है। जबकि ये मैट्रिक्स क्या होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ इक्वेशंस को हम एक रेक्टेंगुलर उसमें समा सकते हैं डिफरेंट नंबर्स को, और इसको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमारा इससे गर्ज़ नहीं है, फ़िलहाल हम इसका डिटरमिनेंट जो कि एक तरीका होता है इस क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का, वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको यूज़ करते हैं और पहले वेक्टर जो कि आर होगा हमारे केस में, जबकि बी जो कि एफ होगा, और उसकी वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड पे आ गया हूँ। फोर्स और आर की वैल्यू, मोमेंट आर्म की वैल्यू मैंने क्वेश्चन से यहाँ पे लिखी है, जबकि ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यूज हमने डालनी है। हमारे केस में यानी कि टॉर्क वाले केस में हमारे पास जो पहला वेक्टर यानी ए है उसकी जगह ज़ाहिर है क्या आ जाएगा, आर, जबकि जिसको मैं अभी लिखता हूँ, बल्कि लिख ही लेते हैं, यहाँ पे पहले वेक्टर में क्या आ जाएगा, आर, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जबकि दूसरा जो है वो एफ आ जाएगा। और जाहिर है जो ये वाला जो आई के साथ होता है इसको हम ए एक्स कहते हैं, जबकि ये वाला ए वाई, यानी वो जो भी है फोर्स का एक्स हो जाएगा, फोर्स का वाई हो जाएगा। और जेड तो है नहीं हमारे केस में, लेकिन अगर होता तो हम उसको ए जेड कह देते। जबकि ये फिर जाहिर है दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जिसको बी एक्स और बी वाई बी जेड कह सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे यूं मिटाते हैं और जनरली यहाँ पे अपने इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब आर का आई कंपोनेंट क्या है, 0.5, तो आई के नीचे 0.5, जबकि जे के नीचे 0, के नीचे भी 0। जबकि फोर्स का जो कंपोनेंट है वो 30 है आई का, तो वो 30 आ गया, जे उसका है 40, जबकि के है नहीं तो उसकी जगह हम 0 डालेंगे। जबकि ये आई के ऊपर हेड डालना ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब इस मैट्रिक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर करते हैं हम। हमारे पास ये एक है मैट्रिक्स और इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। अब डिटरमिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि आप पहले उसको कंसिडर करते हो, जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो पहला कंपोनेंट है उसको लेते हो, और उसके जो रो है, जैसे कि ये रो है, और उसका जो कॉलम है उसको आप एलिमिनेट करके बाकियों में आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हो, यानी डिटरमिनेंट लेते हो। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, यानी पहले मैं आई यूनिट वेक्टर लिखता हूँ, इसको एक तरीका होता है, एक तरीका है जो कि हम सीख रहे हैं। जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0। जबकि साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 40 भी आ जाएगा 0। जबकि आंसर क्या आएगा, ओ सॉरी, माइनस करेंगे दिस माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो साथ आ जाएगा। इसके दूसरे वाले का भी यही काम करेंगे क्या कि हम पहले ज़रा मैं इसको मिटा दूं, क्यों, क्योंकि अब आई के लिए कर लिया ना। अब होता ये कि इसको हम लेंगे और साथ माइनस इसके साथ आता है। अब क्यों आता है वो हमारे अभी कंसर्न नहीं है, फिलहाल हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जब ये आप लेते हो तो आप इसकी जो पूरी रो है उसको एलिमिनेट करते हो, जबकि इसका जो ये कॉलम है इसको एलिमिनेट करते हो, यानी इस पूरी इस चीज़ को मैंने एलिमिनेट करना है। जबकि बकाया जो ये 1 2 3 4 रह गए इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, जिसको अगर मैं लिखूं जे आपके पास आ गया। जबकि आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0.5, तो ये भी 0, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 30 0 आएगा। जबकि लास्ट में आ गया के, और के के साथ हम प्लस लिखते हैं, यानी पहले वाले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये लिखने के बाद इसकी जो कॉलम है और इसका जो रो है ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये रह गए तो इनको अभी करते हैं। अब आपके पास के आ गया, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.5
5 मल्टीप्लाई बाय 40, जबकि माइनस करेंगे हम किसको 0 इंटू दिस, तो वो 0 इंटू 30 क्या आ जाएगा 0। तो ये आप के पास एक सिंप्लीफाइड आ गया, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर ली। 0 माइनस 0 0 है, तो इसका मतलब है 0 आई हो गया, यानी आई डायरेक्शन में टॉर्क की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आर क्रॉस एफ हमारे पास टॉर्क की आ रहा था ना, जिसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। तो टॉर्क की आई डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली अगर आप इधर देखो जे में, तो 0 माइनस 0 भी क्या है 0, तो ये आपके वो माइनस जे, बल्कि जे नहीं, पहले हम 0 लिखते हैं और फिर जे, तो यानी जे में भी कोई वैल्यू नहीं है किसकी, टॉर्क की। लास्ट में रह गया के, उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास पहले 0.5 और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, जो कि ये रहा कैलकुलेटर, और उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 40, तो ये आंसर आ गया 20। तो ये आंसर जो है ये आ गया 20, और 20 माइनस 0 क्या होता है 20, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 20 के हेड यानी यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ, यानी के डायरेक्शन में, जिसको हम के किस डायरेक्शन में लेते हैं, जेड एक्सिस में। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस राइट साइड पे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो जेड, जिसको मैं चले लेबल भी कर लेता हूँ साथ साथ, कि ये आपके पास क्या है वाई, ये एक्स। जबकि स्क्रीन से बाहर इसको हम ज़ाहिर बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश इस तरह करते हैं कि हम इस तरह बनाते हैं। तो ये आपके पास z जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, जिसकी डायरेक्शन में क्या हम लेते हैं यूनिट वेक्टर के, यानी आपके पास जस्ट एक 20 के जो है वो ही आ गया किसके लिए, टॉर के लिए। यानी जो टॉर की वैल्यू है वो के, उसकी डायरेक्शन क्या है जेड एक्सिस की तरफ, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 20, और जाहिर है साथ इसका यूनिट आ जाएगा जो कि न्यूटन होता है फोर्स का, और मीटर होता है मोमेंट आर्म का। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर 20 के डायरेक्शन में। इसको मजीद मैं लेबलिंग के साथ लिखूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 20 न्यूटन मीटर। जबकि जो डायरेक्शन की बात की जाए कि यूनिट वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन क्या है, तो वो डायरेक्शन आपके पास क्या है के यूनिट वेक्टर, यानी के यानी जेड एक्सिस की तरफ। तो यूं क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट के मेथड से हमने सॉल्व करके टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर ली, निकाल ली, और उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन दोनों। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स के बारे में बात की, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स के टॉपिक से रिलेटेड।